बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले में आज हम लेक्चर नंबर 15 का आगाज कर रहे हैं और इसमें भी बायोएनर्जेटिक्स के मजीद कुछ टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बायोएनर्जेटिक्स का यूनिट स्टार्ट किया था और आपको कुछ चीज़ें बायोएनर्जेटिक्स के हवाले से एक्सप्लेन की गई हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से होंगे कि आपको कल कार्बन डाइऑक्साइड का रोल एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद आज हम वाटर का रोल डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस में वाटर किस तरह से इन्वॉल्व होता है और इसके रोल में एज रिड्यूसिंग एजेंट इसका रोल और एज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों बातें हम एक्सप्लोर करेंगे। और इसी दौरान में एक और आइडिया राइज होता है जब हम वाटर का रोल डिस्कस कर रहे होते हैं, विच इज़ नोन एज नील्स हाइपोथेसिस। तो इसको भी आज शामिल करेंगे हम अपने डिस्कशन में। और इसके साथ साथ रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, उसमें एक्शन स्पेक्ट्रम एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है, और इसके साथ साथ रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और फिर जो अरेंजमेंट्स ऑफ दी पिगमेंट्स की वो किस तरह से लाइट की यूटिलाइजेशन होती है, इन सारी बातों को आज के इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करते हैं जी। तो सबसे पहले बात होगी रोल ऑफ वाटर। वाटर फोटोसिंथेसिस में क्या रोल परफॉर्म करता है। तो अगर आप देखें तो वाटर, हमने जो मेन इक्वेशन डिस्कस की थी उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि वाटर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन है और उसको रिड्यूस करने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट दरअसल वाटर है। तो वाटर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे एक्ट करेगा। तो असल में होता यह है कि लाइट डिपेंडेंट फेज, जो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज लाइट रिएक्शन। सो इस लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन में वाटर एक्चुअली इन्वॉल्व होगा। जैसे कल आपको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, लाइट रिएक्शन में उसका कोई रोल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से वाटर बेसिकली ये लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है कि वाटर स्प्लिट कर जाता है। वाटर की ये जो स्प्लिटिंग है ये लाइट की मौजूदगी में होती है, लाइट की वजह से होती है, लेकिन लाइट के जरिए नहीं होती। यानी इसको आप यूं कह लें कि लाइट यूं डायरेक्टली वाटर को स्ट्राइक करके इसको तोड़ती नहीं है, बल्कि फोटोसिंथेसिस में कुछ पिगमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर and those pigment and the cluster of those pigment is known as photosystem. तो actually light is absorbed by the photosystem, और जब ये photosystem light absorb करके अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इस ऑक्सीडाइज photosystem के साथ वाटर रिएक्ट करता है, और वाटर रिएक्ट करने पर इस तरह से खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी इसमें से ऑक्सीजन लूज हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर से निकलते हैं हकीकत में इस फोटोसिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और जो इस फोटोसिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे पास कर जाते हैं। इसी तरह से फिर दोबारा से लाइट एब्जॉर्ब होगी, दोबारा फोटोसिस्टम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा, फिर इसी तरह से ये प्रोडक्ट्स बनेंगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो फिर फोटोसिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। यानी इस तरह से ये साइकिल चल पड़ता है जी। अभी है बेटे, क्या सवाल पूछ रहे हैं? मुझे ना एक चीज ये समझ नहीं आई कि आपने कहा है कि वाटर की जो लाइसिस होगी वो लाइट नहीं करवाएगी, लेकिन लाइट की मौजूदगी में होगी। मतलब लाइट की मौजूदगी में हो, मतलब तभी लाइट की मौजूदगी में होनी चाहिए वो। तो मतलब फोटो लाइसिस इसीलिए कहते हैं उसको कि लाइट ब्रेकडाउन करवा रहा है। जी बेटा देखो, मैंने यहाँ पर ये कहा कि वाटर लाइट की मौजूदगी में स्प्लिट करता है, लाइट के जरिए ये स्प्लिट नहीं कर रहा। मतलब इस बात का ये था कि लाइट डायरेक्टली वाटर को हिट नहीं कर रही है, वाटर को इस तरह से लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो स्ट्राइक करके वाटर को नहीं तोड़ रहे, बल्कि मैंने आपको कहा कि फोटोसिस्टम जो कि पिगमेंट्स का क्लस्टर है वो यहाँ पर मौजूद होता है। लाइट दरअसल इस
फोटोसिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होती है। फोटोसिस्टम एब्जॉर्ब्स द लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और लाइट एब्जॉर्ब करने पर इस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर निकल जाते हैं। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि निकल रहे हैं। और जबकि वाटर जब ये इस ऑक्सीडाइज फोटो सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज स्टेट में आ गया है, तो इस वजह से वाटर जो कि एक रिड्यूस फॉर्म है ऑक्सीजन की, ये एक फेवरेबल मॉलिक्यूल होता है जो इस ऑक्सीडाइज फोटो सिस्टम के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जब ये वाटर इस ऑक्सीडाइज फोटो सिस्टम के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे रिएक्ट करने पर वाटर खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वाटर का ऑक्सीजन लूज हो जाएगा, इसके हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर से लूज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स दरअसल फोटो सिस्टम को दोबारा से ग्राउंड स्टेट पर ले आएंगे, यानी दोबारा से रिड्यूस स्टेट पर ले आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर बात की थी कि लाइट यूं डायरेक्टली वाटर को नहीं तोड़ रही, बल्कि लाइट इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द फोटो सिस्टम, और इन टर्न फोटो सिस्टम फिर वाटर को रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वाटर को स्प्लिट करने पर मजबूर कर देता है। तो इस वजह से हम ये कह रहे थे कि ये लाइट की मौजूदगी में तो हो रहा है, लेकिन लाइट के जरिए ये स्प्लिटिंग नहीं हो रही है वाटर की। ठीक है, ये क्लियर होगी बात अब? हाँ जी, तो अब देखो ये जो है ना, ये साइक्लिक इवेंट है, ये चलना शुरू हो जाता है कि लाइट बार बार एब्जॉर्ब होती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन इमिट करते रहेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ रिएक्ट करते रहेंगे, और वाटर के इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम में जाते रहेंगे। सही है, तो अब अगले मरहले पर क्या होगा? देखो ये जो इवेंट मैंने एक्सप्लेन किया, दिस इवेंट इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दिस इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको हम डिफाइन करते हैं, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइट। सो यहां पर हेल्प ऑफ लाइट से हरगिज ये मतलब नहीं है कि लाइट डायरेक्टली स्ट्राइक अपॉन द वाटर, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर ऐसा होता तो ये जितनी भी वाटर बॉडीज अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, कोई भी कायम ना रह पाती, उनके ऊपर जब ये लाइट एब्जॉर्ब होती तो वो सारे वाटर मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। तो एक्चुअली लाइट डायरेक्टली वाटर को हिट नहीं कर रही। सही, अगले मरहले पर देखो क्या होगा। अगले मरहले पर NADP+, ठीक है, NADP+ एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है एक कोएंजाइम की। ये हमने कुछ फ्री डाई न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे बायोमॉलिक्यूल्स में। NADP ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है। मैंने दो तरह के डाई न्यूक्लियोटाइड बताए थे, एक NAD और दूसरा NADP। सही है, तो NADP दरअसल एनाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है और NAD कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। ये मैंने आपको वहां पर डिफरेंशिएट करवाया था। तो NADP यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। ये मैं बार बार जोर इस वजह से दे रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि अक्सर यहाँ पर गलत फहमी हो जाती है कि शायद NAD यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। तो NAD नहीं बल्कि NADP। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट है। इसके साथ ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स दरअसल जो फोटो सिस्टम से निकले थे, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि वाटर के इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए थे। लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर जब ये स्प्लिट हुआ तो इसके ये H+ साइंस और इलेक्ट्रॉन्स NADP की रिडक्शन में इस्तेमाल हो गए। ठीक है, इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो हम यूं कहते हैं कि भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसकी रिडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हकीकत में आप ये याद रखो कि जो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो फोटो सिस्टम ले जाते हैं और फोटो सिस्टम के अपने इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर NADP की रिडक्शन में इस्तेमाल होते हैं, और इस तरह से NADPH2 या NADPH+H मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इवेंट इज नोन एज रिडक्शन ऑफ NADP। ये रिडक्शन ऑफ NADP भी लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये दोनों इवेंट्स लाइट डिपेंडेंट फेज में परफॉर्म होंगे। सही, तो इस तरह से लाइट डिपेंडेंट फेज में जो चीज जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ वाटर, वो दरअसल NADPH है। दिस NADPH मॉलिक्यूल इज सपोज्ड टू बी रिड्यूसिंग पावर। इसके लिए यहां पर एक डेजिग्नेशन हम यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर। यहां पर थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्यूसिंग पावर इन फोटोसिंथेसिस या रिड्यूसिंग पावर इन लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, वर्ड रिड्यूसिंग पावर जब भी यूज किया जाएगा तो हमारा मतलब NADPH होगा। और जब आपसे सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट इन फोटोसिंथेसिस, तो इसमें आपने वाटर को पिक करना है।
और इसी तरह से अगर रिड्यूसिंग एजेंट इन द डार्क रिएक्शन आपसे पूछा जाए, आगे अब केल्विन साइकिल आएगी डार्क रिएक्शन, उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, अगेन वहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट NADPH होगा। सही, वाटर को आपने रिड्यूसिंग एजेंट इन ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में कंसिडर करना है, लेकिन जब स्पेसिफिकली किसी जगह पर पूछा जाए जैसे डार्क रिएक्शन में, तो वहां पर फिर वाटर को नहीं पूछा जाए, इसको ऑप्ट नहीं करेंगे आप, वहां पर आप ये NADPH को ऑप्ट करेंगे। सही, इस तरह से आप देखो कि वाटर ये रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। वाटर ने डायरेक्टली देखो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस नहीं किया, हम वो जो इक्वेशन होती है ना फोटोसिंथेसिस की, उसमें ये शो करते हैं कि भाई C6CO2 इसको रिड्यूस करता है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसको रिड्यूस करते हैं, और ये रिड्यूस होने के बाद ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो वो तो जनरल इक्वेशन में हम इस तरह से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वाटर डायरेक्टली CO2 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वाटर लाइट रिएक्शन में अपने एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP, और इस तरह से ये रिड्यूसिंग पावर NADPH फॉर्म हो जाएगा। ये NADPH फिर डार्क रिएक्शन में CO2 को जाकर रिड्यूस करेगा। अच्छा, तो वाटर का दूसरा जो रोल है उसको डिस्कस करने से पहले ये सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। अभी आपने मुलाहिजा किया कि फोटोलाइसिस हुई तो क्या चीज़ें वाटर से लिबरेट हुई थी, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, 2H+ साइंस 2 इलेक्ट्रॉन हाफ O2 मीन सिंगल ऑक्सीजन एटम, या फिर ये H+ और इलेक्ट्रॉन एंड O2 कंप्लीट, या फिर ये H+ एंड OH नेगेटिव आयन और 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन एंड O2। बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की प्रोडक्ट्स होंगी, जबकि ये C आप देख रहे हैं ये आयनाइजेशन ऑफ वाटर की प्रोडक्ट्स हैं। अगर वाटर आयनाइज हो जाए तो फिर ये वाली प्रोडक्ट्स लिबरेट होती हैं, तो यहाँ पर आयनाइजेशन नहीं हो रही बल्कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ये आपने याद रखना है। एक और सवाल देखिए कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी फोटोलिटिकली स्प्लिट अप इन द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं 1, 2, 5 एंड नन ऑफ देम। तो आपने अभी मुलाहिजा किया था कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट करते हैं तो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल 2 H+ आइंस लिबरेट हुए थे, इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जबकि हाफ O2 का मतलब होता है सिंगल ऑक्सीजन एटम। और इसी तरह से जब एक और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा, एक और हाफ O2 यानी सिंगल ऑक्सीजन एटम मिलेगा, और ये दोनों ऑक्सीजन एटम मिलकर एक कंप्लीट O2 बनाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी 5 O2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो आंसर शुड बी 10 आंसर होना चाहिए, which is not given here, therefore the suitable option is the none of them। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो एक और सवाल कि इन फोटोसिंथेसिस द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2H+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ O2, दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और रेडियोलाइसिस, या इधर हम आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी दे देते तो क्या ही अच्छा होता। तो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, C इज द करेक्ट वन। गुड, ठीक है भाई। तो एक और सवाल में देखिए कि इन फोटोसिंथेसिस द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2H+ आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ O2 व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद लाइट, या क्लोरोफिल, या NADP+, या NAD+, किसके साथ ये रिएक्ट करता है तो टूट जाता है। तो मैंने अभी समझाया आपको कि ये दरअसल क्लोरोफिल के साथ, यानी क्लस्टर ऑफ पिगमेंट, जिसे हमने फोटो सिस्टम का नाम दिया था, तो फोटो सिस्टम ऑप्शन हो तो उसको पिक कर लें, और अगर क्लोरोफिल ऑप्शन है तो इसको पिक करें, और अगर दोनों हो तो आप क्लोरोफिल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के साथ जब ये रिएक्ट करता है वाटर, तब ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और टूट फूट जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इससे निकल जाते हैं। तो ये क्लोरोफिल था जो इसको इस हालत में पहुंचा रहा था। ठीक है जी, तो एक और सवाल आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस।
अभी आपने वाटर का रोल मुलाहिजा किया, तो हमने चूज करना है कि विच वन इज इनकरेक्ट। हमने यहाँ पर इनकरेक्ट चीज को पिक करना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ यूं है कि वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या ये बात इनकरेक्ट हो सकती है? वाटर रॉ मटेरियल तो है, ये बात तो करेक्ट लग रही है, ठीक है, दिस इज नॉट इनकरेक्ट। वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या ये बात इनकरेक्ट कही जा सकती है? ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के मुतालिक इसको भी आप इनकरेक्ट कैसे कहेंगे बेटा? ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन डोनर तो है ये फोटोसिंथेसिस में, सही है सर। ठीक है। बिल्कुल है। अच्छा, इट रिप्लेसेस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द P700। चार्ली होगा इसका। जी बिल्कुल, देखो ये P700 का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, अगरचे अभी हमने ये बात नहीं पढ़ी, अभी आगे चलकर आपको ये रियलाइज हो जाएगी बात कि P700 इट इज द पार्ट ऑफ PS1, फोटो सिस्टम 1 का ये पार्ट है, जबकि फोटो सिस्टम 2 के साथ वाटर का रिएक्शन होता है और वाटर के इलेक्ट्रॉन्स दरअसल फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करते हैं। तो इट रिप्लेसेस द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द P700 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये गलत है। अगर यहाँ पर P680 गिवन होता है तो ये करेक्ट होता, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। अलबत्ता ये डी भी देख लीजिए कि द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द वाटर आर यूज्ड टू रिड्यूस द ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज स्टेट में जा चुका होता है, तो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स उसको वापस रिड्यूस हालत में लेकर आते हैं। दिस इज अगेन करेक्ट। तो ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द सी, ठीक है भाई। अच्छा, तो उसके बाद एक और सवाल, इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द हायर प्लांट्स द ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर is again reduced to water in the dark reaction, ye used to produce glucose, ye absorbed by the chlorophyll, ye released in the atmosphere. What happens to this Release in the oxygen? atmosphere. So this is actually released in the atmosphere. बाकी कोई भी फेट नहीं है ऑक्सीजन की जो वाटर से निकल रही है, ये हमेशा आज़ाद हो जाती है, फ्री फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। जी, तो एक और सवाल मुलाहिजा करें कि इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल is oxidized when it absorbs sunlight. Which of the following again reduce the chlorophyll to its ground state या original state? तो क्लोरोफिल को वापस अपनी असल हालत में कौन लेकर आ रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर लाइट की वजह से ये वापस रिड्यूस स्टेट में आएगा, या इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द वाटर उसको वापस लेकर आएंगे, या ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द फोटोलाइसिस, या एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2? सो एक्चुअली यहाँ पर भी वही वाटर का ही जिक्र होना चाहिए, क्योंकि वाटर की बात चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम वाटर ये सूटेबल ऑप्शन है जो क्लोरोफिल को वापस अपनी रिड्यूस स्टेट में लेकर आएगा अगर वो लाइट अब्जॉर्ब करके ऑक्सीडाइज हो चुके हों, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी। हाँ जी, तो रोल ऑफ वाटर को मजीद हम एक्सटेंड करते हैं। आपको मैंने 2 रोल शुरू में पॉइंट आउट किए थे, तो एक रोल तो हमने डिस्कस कर लिया एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा वाटर का एक और रोल भी है, दैट वाटर एक्ट्स एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट्स। अभी आपने खुद ही देखा कि जब वाटर फोटोलाइसिस का शिकार होता है तो उसमें से 2H+ साइंस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और साथ हाफ O2 और बाद में फिर एक और हाफ O2 मिलकर कंप्लीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है। लिहाजा ये ऑक्सीजन जो फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेयर के अंदर लिबरेट हो रही है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन? सो द सोर्स ऑफ दिस ऑक्सीजन इज वाटर, कीप इन योर माइंड। हालांकि अगर हम इक्वेशन देखें फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन बनती है उसमें 6CO2 + 12H2O और नतीजे में प्रोड्यूस होता है C6H12O6 और फिर क्या बनता है 6O2 एंड 6H2O। तो अगर गौर किया जाए तो यहां पर ये जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं दे कंटेन ऑक्सीजन। वाटर भी ऑक्सीजन कंटेन करता है और CO2 भी ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो यहां पर ये गलत फहमी पैदा हो सकती है कि ये फ्री ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रही है इसका सोर्स कहीं कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, क्योंकि उसके पास भी तो ऑक्सीजन मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड स्प्लिट करता हो और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता हो और ये ये वाटर के साथ एसोसिएट करके एक हाइड्रेटेड कार्बन बना लेता हो। तो ऐसी गलत फहमी वाकई पाई जाती थी लोगों में 1930 से पहले, लेकिन 1930 में एक शख्स ने इस बात का जिक्र किया कि ऐसा हरगिज नहीं होता, ठीक है।
1930 में वैन नील उस शख्स का नाम था जिसने ये हाइपोथेसाइज किया कि एक्चुअली ये जो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है इसका सोर्स वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो वैन नील ने ये कैसे प्रपोज कर दिया, उसको किस तरह से ये ख्याल आया कि कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वाटर होना चाहिए। हालांकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो लोग सोर्स ऑफ ऑक्सीजन समझते थे उनके पास एक रीजनिंग थी, वो ये अज्यूम करते थे कि चूंकि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं तो इस वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल जाता होगा और इसके ऑक्सीजन निकलने से कार्बन वाटर के साथ एसोसिएट करके हाइड्रेटेड कार्बन बना लेता होगा। तो ये इस रीजनिंग की वजह से पहले जमाने के लोग कार्बन डाइऑक्साइड को सोर्स कंसिडर करते थे। लेकिन वैन नील ने इनका ये आइडिया बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और एक न्यू आइडिया पेश किया कि द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस actually it comes from the water, not from the carbon dioxide. So how did Van Niel propose this hypothesis? So actually this hypothesis was based upon his observations about bacterial photosynthesis. अक्सर MCQs में ये वाली बात पूछी जाती है कि वैन नील ने किस बुनियाद पर ये आइडिया कंसीव किया था। तो आपने ये याद रखना है कि एक्चुअली ही वाज स्टडिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो चीज इसने ऑब्जर्व की उससे इसके माइंड में क्लिक हुआ कि ग्रीन प्लांट्स में फिर इस तरह से होता होगा। मसलन जैसे उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया अदर देन साइनोबैक्टीरिया, यहां पर ये भी याद रखिए कि ये जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का जिक्र कर रहे हैं ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस मींस अदर देन साइनोबैक्टीरिया, अदर देन साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये प्लांट्स की तरह की फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर हम वो साइनोबैक्टीरिया का जिक्र नहीं कर रहे। एक्चुअली वैन नील स्टडीड bacterial photosynthesis other than cyanobacteria, and during the study of that bacterial photosynthesis he observed that bacteria use H2S as reducing agent for the reduction of the carbon dioxide, और after reduction carbon dioxide is changed into glucose और जबकि H2S is changed into sulfur। तो आप देखिए ये जो फ्री फॉर्म में सल्फर यील्ड हो रहा है दिस वाज द पार्ट ऑफ द H2S। तो लिहाजा जैसे ये सल्फर H2S से रिलीज हो रहा है, सिमिलरली अगर हम इसको कंपेयर करें विद द ग्रीन प्लांट्स, अगर ग्रीन प्लांट्स के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो आपको ये इक्वेशन ग्रीन प्लांट्स की यूं नजर आती है कि दे यूज H2O फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2, और इसी वजह से ग्रीन प्लांट्स में ये ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा और इसके साथ साथ ऑक्सीजन लिबरेट होगी। ठीक है, तो जिस तरह से ये सल्फर H2S से रिलीज हो रहा है और इसका हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल इसी तरह से इसने सोचा कि ये जो ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में लिबरेट हो रही है ये भी फिर वाटर से निकलती होगी और वाटर का हाइड्रोजन यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता होगा। सो इस तरह से ये वैन नील ने एक न्यू आइडिया पेश किया, लेकिन वैन नील किसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को पेश करने में नाकाम रहा। इसने किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बात साबित ना की कि वाकई ऐसा होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब ये आइसोटोप्स को यूज़ किया जाने लगा मुख्तलिफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ में, तो इस बात को जानना पॉसिबल हो सका कि दरअसल वाटर ही सोर्स है ऑक्सीजन का। तो ये कैसे कंफर्म हुआ था इसको हम अभी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ नील्स हाइपोथेसिस, द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस या प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, या डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल, या सिमिलैरिटी बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। तो किस बुनियाद के ऊपर वैन नील ने ये हाइपोथेसाइज किया था? डेल्टा कहां से भाई? सिमिलैरिटी की बुनियाद पे नहीं, डिफरेंस की बुनियाद पे। डिफरेंस नॉट बेस्ड अपॉन द सिमिलैरिटी, बेस्ड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन जी बैक्टीरियल एंड प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अल्फा। डिफरेंस। सर मुझे एक बात, सर देखे मेरी बात सुने, वहां से उसने ये देखा था कि H2S से सल्फर निकल रहा है, बिल्कुल वैसे ही उसने सोचा कि वाटर से निकल रहा है। हाँ तो ये डिफरेंस है ना, सिमिलरिटी कहाँ से होगी बेटा? यही तो डिफरेंस है।
कि दोनों की फोटोसिंथेसिस में मैं पूछता हूँ भाई डिफरेंस क्या है, तो आपने यही वाली बात कहनी है। और मैं कहूँ कि भाई दोनों में सिमिलैरिटी बताओ, तो फिर तो ये वाली बात नहीं कहेंगे आप। सही है जी कुछ सर। ना कुछ कराए ना सर, ये सिमिलरिटी है जी सर। बेटा। अरे कुछ नहीं सर। जी, बी केयरफुल। अच्छा, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस द नील्स हाइपोथेसिस। तो नील्स हाइपोथेसिस की सबसे बेस्ट स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पर? हो सकता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हो। व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरोफिल इन दिस स्टेट, द वाटर, ये इसके साथ ही जुमला था, ये नीचे उतर गया, वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू H प्लस आइन 2H2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ O2। देखो ये इस जुमले में कोई खराबी नहीं है, जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ये नील्स हाइपोथेसिस है? या फिर वाटर स्प्लिट टू प्रोड्यूस H प्लस आइंस एंड OH नेगेटिव आइंस विच आर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट बॉडी। अगरचे जुमला ये भी दुरुस्त है क्योंकि आयनाइजेशन में ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पर फोटोलाइसिस वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन आयनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल है। वाटर स्प्लिट्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ ऑफ देम आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रही है क्योंकि हाइड्रोजन तो रिलीज नहीं हो रहा, अलबत्ता ऑक्सीजन जरूर रिलीज हो रहा है। एंड प्लांट स्प्लिट वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। हाँ जी, तो अब देखो इसमें वैन नील का जो आइडिया था उसने बेसिकली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को पॉइंट आउट किया था। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है नील्स हाइपोथेसिस को? तो इन चार में से आपके ख्याल में कौन सी होनी चाहिए? डेल्टा। डेल्टा। सर। प्लांट Yes, sir, स्प्लिट delta. वाटर एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, अच्छा, अब देखो ये किस तरह से ये बात साबित हुई कि जो वैन नील ने फरमाया था कि वाटर ही दरअसल सोर्स है ऑक्सीजन का, ये बात कंफर्म कैसे हुई? ये कंफर्म इस तरह से हुई कि लोगों ने जब आइसोटोप्स को यूज किया बायोलॉजिकल स्टडीज में, तो ऑक्सीजन का आइसोटोप इस्तेमाल किया गया इस पर्पस के लिए। जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना है? नॉर्मल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दैट इज 16, जबकि एक ऑक्सीजन थोड़ी सी हैवी होती है, इसका ये आइसोटोप है दैट इज ऑक्सीजन 18। सो दिस इज ऑक्सीजन 18 हैवी ऑक्सीजन। इसको यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की गई इन विच O18 वाज देयर, और वाटर प्रोड्यूस किया गया इन विच O18 वाज देयर। ठीक है, अब इन्होंने प्लांट्स के दो ग्रुप्स लिए, दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्लांट्स वर प्रोवाइडेड विद कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग O18 कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की इस ग्रुप को, बट जो वाटर प्रोवाइड किया वो नॉर्मल वाटर था। ठीक है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन 16 प्रेजेंट था। और दूसरे एक्सपेरिमेंट के इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल उलट कंडीशंस प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की है वो O16 कंटेनिंग है, जबकि वाटर में O18 मौजूद है। अब उसके बाद दोनों ग्रुप्स को जब फोटोसिंथेसिस के लिए अलाउ किया और इनकी प्रोडक्ट्स कलेक्ट की गई, तो इत्तेफाक से आप देखिए कि तीनों फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हैं। ये कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन है, वाटर में भी, और जो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन वो भी। जब इनकी ऑक्सीजन को एनालाइज किया तो पहले एक्सपेरिमेंट में ये इंकशाफ हुआ कि जो ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है और जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, ये दरअसल ऑक्सीजन 18 थी। और आप याद कीजिए कि पहले एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन 18 किसका कंपोनेंट था, वाटर का या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ये बात कंफर्म हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट और वाटर में इनकॉर्पोरेट हो रही है, जबकि फ्री फॉर्म में जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो ये वाटर वाली ऑक्सीजन है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड एक्सपेरिमेंट में चूंकि आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाज द पार्ट ऑफ वाटर, तो इस दफा ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स थी इसमें जो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन 18 थी, अलबत्ता यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वाटर के अंदर ऑक्सीजन 16 पाई गई। तो इस तरह हमें इन दोनों एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि वो ऑक्सीजन जो फ्री फॉर्म में लिबरेट हो रही होती है प्लांट बॉडी से, वो दरअसल वाटर से अराइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। इस तरह से ये जो नील्स हाइपोथेसिस था ये कंफर्म हो गया। ठीक है भाई, तो अब हमें देखो इस सारे डिस्कशन से ये बात रियलाइज हुई है कि
फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन सी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का हिस्सा बनते हैं, यानी उनकी फेट क्या होती है, फेट, FAT, फेट, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, उसकी फेट क्या होगी, तो आप याद रखो कि दिस कार्बन इज यूज्ड टू मेक ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में इनकॉर्पोरेट होगा। एंड व्हाट इज द फेट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द CO2, तो इसकी फेट क्या होगी फोटोसिंथेसिस में, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड टू मेक ग्लूकोज एंड इट इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वाटर। सिमिलरली ये वाटर जो एक रिएक्टेंट है, इसका हाइड्रोजन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, इट्स हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक वाटर और हाइड्रोजन इज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। वेयर एज द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, इसकी फेट क्या होगी, इट इज लिबरेटेड इन फ्री फॉर्म। सो ये जो कॉन्सेप्ट मैप यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और कई एक MCQs यहाँ से अराइज होते हैं, इसको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लीजिए जी। अब आते हैं हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। इसमें देखिए कि इन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द फेट ऑफ द ऑक्सीजन इन CO2, इट एंड्स अप एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या इन शुगर मॉलिक्यूल या बोथ A and B या इन शुगर मॉलिक्यूल एंड इन वाटर। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बात हो रही है CO2 के ऑक्सीजन की, डेल्टा ये शुगर मॉलिक्यूल और वाटर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही है, अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया, ठीक है। और जबकि अगर ये बात यूं पूछी जाए कि इन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द फेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, इट एंड्स अप एज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन या इन शुगर मॉलिक्यूल या बोथ A and B या इन शुगर मॉलिक्यूल एंड वाटर। तो अब क्या होना चाहिए, अल्फा, क्योंकि ये जो वाटर की ऑक्सीजन है ये फ्री फॉर्म में इसने लिबरेट होना है, तो ये यहां पर आंसर करेक्ट होगा। अच्छा, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय द कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखो कार्बन की फेट आपसे पूछी जा रही है, तो कार्बन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इनकॉर्पोरेटेड इन ग्लूकोज या ऑक्सीजन या वाटर या ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब के अंदर ये कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है उसकी फॉर्मेशन के अंदर। ग्लूकोज because these are not organic compounds, so only organic compound which is produced in photosynthesis is glucose, तो ये glucose right answer बनेगा। अच्छा भाई, अब आते हैं हम रोल ऑफ लाइट की तरफ। ये वाटर का रोल यहाँ पे क्लियर हो गया। अब रोल ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस में लाइट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो लाइट, इसका स्टेटस क्या है, इसको हम ड्राइविंग एनर्जी कहेंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए ये ड्राइविंग एनर्जी है। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। देखो रात को फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत पॉसिबल है इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस आर अवेलेबल। अगर वो दिन में, बास प्लांट्स में ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से वो डार्क रिएक्शन दिन में इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाते और वो दिन भर लाइट रिएक्शन परफॉर्म करके प्रोडक्ट्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसको फिर रात को इस्तेमाल में लेकर आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये चंद एक प्लांट्स में ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो लाइट का स्टेटस यहाँ पर क्या है, ड्राइविंग एनर्जी। बेशक वो लाइट सनलाइट हो या इवन किसी बल्ब की लाइट हो, किसी लैंप की लाइट हो, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जो सनलाइट है वो ज़्यादा इंटेंस लाइट होती है और जबकि बाकी जो लाइट्स हैं वो थोड़ी सी डिम होती हैं, वो लेस इंटेंस होती हैं। तो इंटेंसिटी की वजह से रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा, बट फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल। और ये जो इंटेंसिटी है ये भी एक लिमिट तक, यानी कम होते होते इतनी कम हो जाए कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव ना रहे, ये ऐसा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे अंडर वाटर जो लिविंग बीइंग्स मौजूद होते हैं, तो जब लाइट पेनिट्रेट करती है वाटर बॉडी के अंदर तो ग्रेजुअली उसकी इंटेंसिटी वीक होती रहती है, तो कुछ डेप्थ के बाद उसकी इंटेंसिटी इतनी वीक हो जाती है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव नहीं रहती। लिहाजा एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आपने देखा ये ड्राइविंग एनर्जी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये ड्राइविंग एनर्जी कहां से आती है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, दिस कम्स फ्रॉम सनलाइट। और सनलाइट, इसकी नेचर आपने फिजिक्स में यकीनन पढ़ रखी है, दिस इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ एनर्जी, या इसको रेडिएंट एनर्जी भी कहा जाता है और कुछ लोग इसको प्यार से सोलर एनर्जी भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं इसी सनलाइट के। सनलाइट की नेचर पार्टिकल भी होती है और वेव भी, और इसी वजह से इसकी नेचर को आमतौर पर फिजिक्स में डुअल नेचर के तौर पर मुतारिफ किया जाता है। ठीक है, इट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन वर्ड यूज किया जाता है फॉर द पार्टिकल ऑफ लाइट। ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। ठीक है, ये ऐसे कोई स्पेसिफिक साइज और वेट रखने वाला ये पार्टिकल नहीं है, बट ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है विच इज नोन एज फोटॉन। और ईच फोटॉन हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट हैज अ पैकेट ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटम। तो ये आपने कुछ वर्ड्स याद रखने जो हमारी बायोलॉजिकल स्टडीज के अंदर भी बार बार यूज हो रहे होते हैं, हालांकि ये फिजिक्स की टर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर आपको अक्सर क्वेश्चन के अंदर इन अल्फाज का इस्तेमाल नजर आएगा, लिहाजा आपको इनसे फैमिलियर होना पड़ेगा। तो ये फोटॉन्स जो कि लाइट के पार्टिकल्स हैं, दे ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, और मुख्तलिफ किस्म के जो फोटॉन्स होते हैं उनकी वेव लेंथ, उनकी ये जो वेव लेंथ है वो डिफर कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से लाइट की ये डुअल नेचर होगी। अच्छा, लाइट की जो कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ सन से हमारी अर्थ तक पहुंच रही है, दैट कंप्लीट रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये इस तरह से है, दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? दिस इज द कंप्लीट रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कम्स फ्रॉम सन टू द अर्थ। तो इसमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम तीन हिस्सों में इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पोर्शन फ्रॉम 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर, ये वो पर्टिकुलर पार्ट है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का which can be seen by our naked eye, and therefore this portion is called visible light. इसको क्या कहा जाएगा? visible light। जबकि इस visible light की दोनों बाउंड्रीज के बियॉन्ड जो पोर्शन नजर आ रहे हैं वो हमारी इंसानी आंख से परसीव नहीं होते, हमें नजर नहीं आते। तो उन इनविजिबल लाइट्स को एक को कहा जाएगा अल्ट्रा वायलेट, क्योंकि ये वायलेट से नीचे, तो इनको कहा जाएगा अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज, और जबकि ये वायलेट से ऊपर इनको इन जनरल कहा जाता है, ये रेड से ऊपर इनको इन जनरल कहा जाता है इंफ्रारेड। सो प्राइमरीली हम इस तरह से तीन कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई करते हैं। अदरवाइज आप फिजिक्स में इनकी मजीद और कैटेगरीज के बारे में भी जानकारी रखते हैं, लेकिन हमारे काम की वो चीज़ें नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ ये विजिबल लाइट पर कन्फाइंड रहेंगे। विजिबल लाइट जैसे जैसे इसकी वेवलेंथ में चेंजिंग आती है तो इसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। आप 380 नैनोमीटर की वेवलेंथ देख रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है। यहाँ पर जो फोटॉन्स मौजूद होंगे वो बहुत ज़्यादा इनर्जाइज फोटॉन्स होते हैं, उनका जो क्वांटम साइज है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे वेवलेंथ बड़ी होती जाएगी तो जो एनर्जी वैल्यू है फोटॉन्स की वो डिक्रीज होती जाएगी, क्वांटा साइज डिक्रीज होता जाएगा। तो यही वजह है कि ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं ये लेस इनर्जेटिक रेडिएशंस हैं और शॉर्ट वेव रेडिएशंस आर मोर इनर्जेटिक रेडिएशंस। ये सारे कॉन्सेप्ट अगरचे फिजिक्स से मुतालिक हैं, लेकिन बायोलॉजी में भी चूंकि इनका बहुत अमल दखल है तो इसके हवाले से अक्सर सवालात बनते हैं, तो आपने इनको ज़रूर याद रखना है। जैसे आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की इफेक्टिवनेस के मुतालिक कौन सी बात दुरुस्त होगी कि ऑल द वेवलेंथ्स ऑफ लाइट आर इक्वली इफेक्टिव, जितनी भी वेवलेंथ्स हैं वो सारी की सारी इक्वली इफेक्टिव हैं, या अल्ट्रा वायलेट लाइट इज मोर इफेक्टिव देन इंफ्रारेड, या सर डेल्टा होगा। एक्टिवनेस ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, या 430 and 670 नैनोमीटर वेवलेंथ्स आर द मोस्ट इफेक्टिव। सो विच वन इज ट्रू? तो एक्चुअली द डेल्टा इज ट्रू, only these two wavelengths are supposed to be most effective as compared to the other। तो आप ज़रा इस बात को अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इफ़ेक्टिवनेस है ये आखिर किस चीज़ पर डिपेंड कर रही थी कि भाई ये दो वेवलेंथ ज़्यादा इफेक्टिव हैं और बाकी जो हमने यहाँ पर बातें की
उनको हमने इग्नोर कर दिया कि नहीं भाई वो ट्रू नहीं है इफेक्टिवनेस के मुतालिक। तो दरअसल होता ये है कि ये जो फोटॉन्स की एनर्जी है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस लिहाज से ये जो ब्लू पोर्शन है इट इज मोर एनर्जेटिक देन रेड पोर्शन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा और रेड वाले में एनर्जी कम है। लिहाजा अगर हम प्लांट को ये ब्लू पोर्शन ऑफ लाइट प्रोवाइड करें और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर करें, और रेड पोर्शन प्रोवाइड करें और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर करें, तो ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके ख्याल में कहाँ होना चाहिए? ब्लू लाइट में, क्योंकि वो मोर एनर्जेटिक है। लेकिन अगर हम एनर्जेटिक या इसके क्वांटम साइज को ही बुनियाद बनाते इफेक्टिवनेस के लिए कि हम कह रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा एनर्जेटिक है तो इस वजह से ये इफेक्टिव है एज कंपेयर टू रेड, कि इसकी वेवलेंथ लॉन्ग है और क्वांटम साइज इसका छोटा है, ये लेस एनर्जेटिक है, इस वजह से ये लेस इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ब्लू। कि अगर ये इफेक्टिवनेस ये इस पर डिपेंड कर रही होती कि भाई ये ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं और रेड ये लेस एनर्जेटिक रेडिएशंस है, अगर इसके ऊपर इफेक्टिवनेस डिपेंड कर रही होती तो फिर तो ये ब्लू से भी जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं जैसा कि अल्ट्रा वायलेट, ये ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए थी। ठीक है, तो असल में ये जो इफेक्टिवनेस है ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही। अच्छा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी के ऊपर भी अगरचे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, और ये एनर्जी इंटेंसिटी के साथ भी रिलेट कर रही होती है। दरअसल इंटेंसिटी से मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी से मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स। कोई भी लाइट रे जो आ रही होती है प्लांट की तरफ, तो उस लाइट रे के अंदर कितने फोटॉन्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने किसी लाइट रे के अंदर ज़्यादा फोटॉन्स मौजूद होंगे वो उतनी लाइट रे ज़्यादा इंटेंस लाइट रे होगी और वो उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक भी होगी। और अगर किसी लाइट रे के अंदर लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे यानी उसकी इंटेंसिटी वीक होगी तो वो लेस एनर्जेटिक होगी। तो आपने ये दोनों प्रिंसिपल्स भी अपने माइंड में जहन में रखने हैं। अगरचे ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि दरअसल जो इफेक्टिवनेस है वो ना तो प्राइमरली ये इस वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है ना वो इंटेंसिटी के ऊपर। यानी अगर हम ये इंटेंसिटी को अगर प्रेफर करें ना कि भाई इंटेंसिटी पे इफेक्टिवनेस डिपेंड कर रही होती, तो हम अगर मिसाल के तौर पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की बहुत ज़्यादा इंटेंस रे अगर प्लांट को प्रोवाइड करें तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा? वो नहीं करेगा। या फिर उसको हम ग्रीन या येलो कलर बहुत ही इंटेंस इसकी वेवलेंथ प्रोवाइड करें तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करेगा? वो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो इफेक्टिवनेस है लाइट की ये किसी और चीज पे मेनली डिपेंड कर रही है। तो वो क्या है? वो दरअसल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ, यानी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ मोर इफेक्टिव होगी जो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। इफेक्टिवनेस प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, यानी जिस वेवलेंथ को प्लांट ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, बेशक वो शॉर्ट वेव रेडिएशन हो या वो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो। बाकी फैक्टर्स का असर पड़ता जरूर है, यानी वेवलेंथ का असर भी होता है, इंटेंसिटी का असर भी होता है, लेकिन आप याद रखो कि effectiveness primarily depends upon the absorption of the particular wavelength। ठीक है, तो अगर आपसे यहां पर ये सवाल पूछा जाए कि effectiveness depends upon what, तो उसमें ये तीनों ऑप्शंस हो फिर तो आप तीनों को ऑप्ट करेंगे। लेकिन primarily depends या mainly depends अगर पूछा जाता है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस अगर आपसे पूछा जाए, फिर आपने ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ को याद रखना है कि जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और बाय द वे ये एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रही है कि भाई फलां वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी और फलां नहीं एब्जॉर्ब होगी? ये कौन सा फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि ये एब्जॉर्ब होना है ये नहीं होना? जी, कोई आपके माइंड में बात आ रही है? It is determined by the pigments. Pigments are present in the plant body that absorb light. ठीक है, तो पिगमेंट्स पे ये डिपेंड कर रहा है। फिर
जैसे आप देखो इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे हमने शो किया है कि ये मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंस हमने प्लांट को प्रोवाइड करके देखा और हमने नोट किया कि भाई कौन सी वेवलेंस ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई हैं और कौन सी वेवलेंस कम एब्जॉर्ब हुई हैं। तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि प्लांट ने ये जो ब्लू पोर्शन था ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और फिर ये ग्रीन येलो पोर्शन बहुत लीस्ट एब्जॉर्ब हुआ, ये पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है। इसी वजह से प्लांट्स आपको ग्रीन नज़र आते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर ये येलो को मास्क कर देता है और इस वजह से प्लांट्स आपको ग्रीन दिखाई देते हैं। जबकि फिर दोबारा आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में ये रेड पोर्शन फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। सही है। तो इस तरह से प्लांट में ये जो डिफरेंट वेवलेंथ है उनकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट हो रही है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी और कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट्स जी। तो ये सर पिगमेंट्स के हिसाब से कैसे होगा, मतलब ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। बेटे ये देखो, मिसाल के तौर पर प्लांट के पास जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड को कहते हैं। अभी हम अगले पार्ट में पिगमेंट को डिस्कस करेंगे। तो वो लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड मुख्तलिफ लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो प्लांट के पास जो लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड है वो कंपाउंड ये ब्लू पोर्शन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं और रेड पोर्शन को। ये जो येलो और ग्रीन पोर्शन है इट इज़ लीस्ट एब्जॉर्ब बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इस वजह से दिस पोर्शन इज़ लीस्ट इफेक्टिव, जबकि ये ब्लू और रेड इट इज़ मोर इफेक्टिव। क्लियर होगी बात ये? तो अभी हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ये बात और वजाहत से बयान करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो आपके सामने ग्राफ यहाँ पे दिखाया है, ये ग्राफ वो पहले वाले ग्राफ से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्या है? आप कहेंगे वही शक्ल नज़र आ रही है। असल में पहले वाले ग्राफ में देखो यहाँ पर हमने एब्जॉर्प्शन परसेंटेज शो की थी। ये कौन सा एक्सेस होता है? वाई एक्सेस। इसके ऊपर हमने क्या दिखाया था? एब्जॉर्प्शन परसेंटेज, यानी एक प्लांट ने ये वेवलेंथ इतनी इतनी एब्जॉर्ब की है और ये यहाँ पे रेंज ऑफ वेवलेंथ। लेकिन अब जो मैं आपको ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इस वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये अगेंस्ट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट हमने यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो किया है कि इस लाइट में इतना रेट है, इस लाइट में इतना रेट है, इस लाइट में इतना रेट है, और इस तरह से ये ग्राफ हासिल किया। सो दिस ग्राफ इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। What is the name of this graph? This is known as action spectrum. What is actually action spectrum? So action spectrum is a graph that shows the effectiveness of different wavelengths of light for the process of photosynthesis. मुख्तलिफ जो wavelength है उनकी effectiveness को ये ग्राफ डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि फ्ला वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए इतनी इफेक्टिव है और फ्ला वेवलेंथ इतनी इफेक्टिव है। जैसे यहाँ पर आपको अगर ये ग्राफ दिखाया जाए और पूछा जाए कि बताओ कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा इफेक्टिव है, तो हमें पता चलेगा कि ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये तकरीबन कोई 430 नैनोमीटर वेवलेंथ का पार्ट है, और इसी तरह से ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे पीक बनी हुई है ये कोई 670 नैनोमीटर का पार्ट है। सो दीज टू वेवलेंथ्स आर supposed to be most effective for the process of photosynthesis. So हमें ये effectiveness कैसे पता चली है? With the help of action spectrum हमें effectiveness पता चली है। So which graph represents the effectiveness of different wavelengths of light for the process of photosynthesis? This is known as action spectrum. ये बड़ा मशहूर और मारूफ MCQ है, अक्सर ये पूछा जाता है, तो इस बात को अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें। अच्छा, तो एक्शन स्पेक्ट्रम का जो आइडिया है ये कैसे कंसीव हुआ? किसने पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम का आइडिया पेश किया? एक्शन स्पेक्ट्रम से मतलब ये है कि पहली बार किसने ये कहा कि भाई ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं दे हैव डिफरेंट इफेक्टिवनेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो एक्चुअली ये जो इफेक्टिवनेस है डिफरेंट वेवलेंथ्स की, दिस वाज proposed for the first time by T.W. एंजलमैन। एक शख्स था T.W. एंजलमैन। तो T.W. एंजलमैन ने ये कोई 1883 के अंदर फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम का आइडिया कंसीव किया। हाउ डिड ही कंसीव द आइडिया ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम? एक्चुअली उसने क्या किया कि एक बैटरी प्लेट ली, एक बैटरी प्लेट लेबोरेटरी के अंदर जो एक बैटरी प्लेट इस्तेमाल की जाती है, उसने एक बैटरी प्लेट ली, उसके अंदर एक सूटेबल मीडियम प्लेस किया और उस मीडियम के ऊपर उसने
एक फिलामेंटस एल्जी है दैट इज नोन एज स्पायरोगायरा। तो ये स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस एल्जी है, मल्टी सेलुलर एक फिलामेंटस बॉडी रखने वाला ये एक अलगा है, ठीक है। और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट और उसके ऊपर ये आपको शीथ नजर आ रही है। सो दिस फिलामेंटस एल्जी वाज प्लेस्ड इन द मीडियम इन द पेट्री प्लेट, और along with the Spirogyra filament, number of aerobic bacteria were also placed in the same medium. मीडियम में क्या रखा गया है कि भाई स्पायरोगायरा का फिलामेंट यूं इस तरह से प्लेस कर दिया है, और इसके साथ साथ बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया भी मीडियम में छोड़ दिए गए हैं। एंड देन the light was provided to the Spirogyra filament by passing through a prism. प्रिज्म आपने फिजिक्स लैब के अंदर एक अपरेटस देखा होगा जिसमें से जब लाइट पास करवाई जाती है तो वो डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट कर जाती है, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। तो ये प्रिज्म से लाइट गुजार कर जब स्पायरोगायरा के फिलामेंट को प्रोवाइड की गई तो लाइट की जो डिफरेंट वेवलेंथ थी वो स्पायरोगायरा फिलामेंट के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर वो वेवलेंथ एक्सर्ट हो रही थी। और यूं स्पायरोगायरा ने इन डिफरेंट वेवलेंथ्स में एक्सपोज होने के बाद जब फोटोसिंथेसिस का आगाज किया, तो फोटोसिंथेसिस के आगाज के बाद TW एंजलमैन की ऑब्जर्वेशंस ये थी कि जो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर प्लेस किए गए थे, एरोबिक बैक्टीरिया विच कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एरोटैक्टिक बैक्टीरिया, यानी ये ऑक्सीजन लवर बैक्टीरिया हैं। ये जिस तरफ से इनको ऑक्सीजन मिलेगी ये कीमोटैक्टिकली का मतलब होता है कि इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, तो जिस तरफ से इनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उस तरफ को ये क्विकली मूव कर जाएंगे। तो यही वजह थी कि जब ये फोटोसिंथेसिस का आगाज़ हुआ तो एरोबिक बैक्टीरिया की ज़्यादा एग्रीगेशन ये उस पोर्शन के गिर्द नज़र आई जहाँ पर ब्लू पोर्शन एक्सर्ट हो रहा था, और उस पोर्शन के गिर्द नज़र आई जहाँ पर रेड पोर्शन ऑफ लाइट एक्सर्ट हो रहा था, जबकि ये ग्रीन और येलो पोर्शन ऑफ लाइट वाले रीजन के ऊपर बहुत ही कम बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड थे। तो TW एंजलमैन ने इस ऑब्जर्वेशन से ये अंदाज़ा लगाया, उसने ये कंक्लूड किया कि दरअसल बैक्टीरिया ये इस तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसने अंदाजा लगाया कि दरअसल यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में लिबरेट हो रही होगी, इसी वजह से उस ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए ये भागे दौड़े चले आ रहे हैं स्पायरोगायरा फिलामेंट के गिर्द। तो इस तरह इस ऑब्जर्वेशन से TW एंजलमैन ने ये आइडिया डेवलप किया कि भाई ये जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए ये इक्वली इफेक्टिव हरगिज नहीं है। इससे पहले ये आइडिया नहीं था कि ये जो डिफरेंट वेवलेंथ है वो इक्वली इफेक्टिव होती होगी। तो इस तरह से TW एंजलमैन ने ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम मुतारिफ करवाया। अगर हमने ये एक्शन स्पेक्ट्रम किसी प्लांट के लिए स्टैब्लिश करना हो तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे इस मकसद के लिए कि इफ अ प्लांट इज इल्यूमिनेटेड इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वन बाय वन, इल्यूमिनेट करने का मतलब है उसको उसमें रोशन करेंगे, हम उसमें एक्सपोज करेंगे डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के अंदर वन बाय वन, ठीक है। जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है कि पहले उसको हमने एक कलर की लाइट दी, फिर दूसरे कलर की, फिर तीसरे कलर की, यूँ स्पेसिफिक टाइम के लिए डिफरेंट कलर्स की लाइट प्रोवाइड करेंगे। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड इन ईच वेवलेंथ, और मेजरमेंट कैसे होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड, वही जो मैंने आपको तरीका बताया था एंजाइमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने का, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड और बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस। इन दोनों में से किसी एक मेथड के जरिए आप फोटोसिंथेसिस का रेट मेजर करेंगे हर कलर की लाइट में, और उसके बाद जो आपके पास डाटा ऑब्टेन होगा इट विल बी प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और वो जो ग्राफ आपके पास हासिल होगा दैट ग्राफ विल बी द एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यू विल सी दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी वेरिएबल इन डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट। तो इस तरह से आप एक्शन स्पेक्ट्रम किसी भी प्लांट का ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, अब आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लाइट है फोटोसिंथेसिस में इसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, हाउ द लाइट इज यूटिलाइज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। देखो एक्चुअली होता ये है कि जो पिगमेंट जिसका जिक्र हो रहा था ना कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर एंड दीज पिगमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स। ये आपको स्केच दिखाया थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स का। सो व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द फोटोसिस्टम, ये लाइट के फोटॉन्स हैं जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फोटोसिस्टम ये एक्साइट होकर फ्लो करना शुरू कर देंगे।
ये आपको इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए नजर आ रहे हैं, दीज आर द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। और जब ये फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वाटर फिर उस वक्त ये फोटो सिस्टम से रिएक्ट करके फोटोलिटिकली स्प्लिट करता है, सही। तो अब ये जो फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्चुअली दीज फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू पंप द प्रोटॉन्स। ये स्ट्रोमा साइड से थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ये जो पंप्ड प्रोटॉन्स हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, दीज पंप्ड प्रोटॉन्स stimulate ATP synthase complex, and when the ATP synthase complex is stimulated or it is activated, upon activation, it not only moves the proton back to the stroma, but it also catalyzes the addition of phosphate into ADP, and in this way ATP molecule is generated. और ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से जा रहे थे ये अल्टीमेटली NADP के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर NADPH बन जाते हैं, और फिर ये दोनों चीज़ें आगे जाकर डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती हैं। इस तरह से ये लाइट की यूटिलाइजेशन हो रही है। सो ये जो होल मैकेनिज्म आप मुलाहिजा कर रहे हैं इन द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज केमी ऑस्मोसिस। इसको अभी हम डिटेल से आगे चलकर इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि व्हाई दिस मैकेनिज्म इज नोन एज केमी ऑस्मोसिस विच इज इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, अच्छा, अब आप देखो, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर लीविंग द फोटो सिस्टम बिगिन टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देयर एनर्जी आर यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ। ये जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स की किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई है? ATP और NADPH को बनाने में इस्तेमाल हुई है, या ATP और NADH को, या O2 और H2O, या फिर ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर को बनाने में इस्तेमाल हुई है? तो किस में ये एनर्जी इस्तेमाल हुई है? हाँ भाई, लगता है नींद आ गई सबको। जी बेटा, तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर? NADPH2 खाली NADPH2, ATP and NADPH2 ए होगा ना? A आंसर इज द करेक्ट आंसर। गुड, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी मेजर्ड, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड और बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, या आइदर A और B और सम ऑफ A और B एंड B। क्या होना चाहिए? Either A and Either A and or B, Either A ठीक है, or B. बिल्कुल, दिस वन इज द करेक्ट वन। अच्छा, अब आइए जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे, बस ये आखिरी पोर्शन है, इसको हम कंप्लीट करके फिर एंड करेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, पिगमेंट याद रखो कि दिस इज लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड। व्हाट इज पिगमेंट? दिस इज लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड। ये डिफरेंट कलर्स के कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि कोई भी पिगमेंट जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो कलर डिसअपीयर हो जाएगा, वो नजर नहीं आएगा, और जो कलर उसमें एब्जॉर्ब नहीं होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वही कलर हमें उस पिगमेंट में नजर आएगा। यानी एक रेड कलर का पिगमेंट दरअसल रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। तो जो पिगमेंट जिस कलर का नजर आता है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, बाकी सारी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप देखिए कि ब्लैक में अगर आपसे पूछता हूं कि ये किस कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो आंसर क्या होगा आपका? ब्लैक। ब्लैक में किसी को भी नहीं कर रहा होगा, ये सबको करता है। ब्लैक एब्जॉर्ब्स ईच कलर ऑफ द लाइट, एवरी कलर ऑफ द लाइट, और इसी वजह से जब सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो सारे कलर डिसअपीयर हो जाएंगे, हमें कुछ नजर ही नहीं आएगा, यानी डार्कनेस। और ये जो व्हाइट है, व्हाइट ये किसको एब्जॉर्ब करता है? ये किसी को एब्जॉर्ब नहीं करता, सारी की सारी लाइट इससे टकराकर जी उलट हो गया, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इससे लाइट, और वो सारी लाइट जब मिक्स होगी तो वो व्हाइट नजर आएगी। तो व्हाइट, क्या इसको हम पिगमेंट में शुमार करें? व्हाइट इज अ पिगमेंट? व्हाइट इज नॉट अ पिगमेंट। हम पिगमेंट को डिफाइन क्या कर रहे थे? द लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड, एंड व्हाइट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर ऑफ द लाइट, ठीक है। फोटोसिंथेटिक देखो, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, इन हायर प्लांट्स दीज पिगमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज नोन एज क्लोरोफिल, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों क्लोरोफिल्स हैं, और ये दोनों हैं
कैरोटीनॉइड्स। ये दो क्लासेस के अंदर पिगमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ओके, जबकि इसके अलावा कुछ दीगर ग्रुप्स के अंदर आपको एक और क्लास भी नज़र आती है पिगमेंट्स की, और उनको कहते हैं फाइकोबिलेंस। जैसे साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये फाइकोबिलेंस मौजूद होते हैं, और इसके अलावा रेड एल्जी के अंदर फाइकोबिलेंस मौजूद होते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द फाइकोबिलेंस, वन ऑफ देम इज नोन एज फाइकोसाइनिन और दूसरी फॉर्म है फाइकोइरिथ्रिन। ये ब्लू पिगमेंट है विच इज फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया, एंड दिस इज रेड पिगमेंट एंड इट इज फाउंड इन द रेड एल्जी। ये रेड एल्जी में मौजूद है, और जबकि ये ब्लू पिगमेंट इट इज फाउंड इन द साइनोबैक्टीरिया। अच्छा, तो हायर प्लांट्स की जहां तक बात है तो उसमें ये दो ग्रुप्स हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड। अच्छा, क्लोरोफिल की ये दो फॉर्म्स आपको हायर प्लांट्स में मिलेंगी। अगर एल्जी की बात करें तो वहां पर क्लोरोफिल की मजीद कुछ फॉर्म्स भी मिलती हैं, और बैक्टीरिया में एक और फॉर्म भी है। जैसे आपको एल्जी के अंदर विच आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, वाटर एल्जी, दीज आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ये भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनको प्रोटिस्टा किंगडम में शामिल किया गया है। तो इनके पास आपको क्लोरोफिल की एक वसी रेंज नजर आएगी। इनके पास क्लोरोफिल की एक टाइप ए है, एक बी, एक सी, एक डी और ई। सो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स आर फाउंड इन द एल्जी। और इसके साथ साथ इनके पास भी ये कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें एक कैरोटीन और दूसरा ज़ेंथोफिल। अच्छा, अब इसमें आपने याद रखना है कि ये जो एल्जी के डिफरेंट ग्रुप्स आपको मैंने पॉइंट आउट किए हैं जिनमें ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीन ये एल्जी के तमाम ग्रुप्स में मौजूद हैं, जबकि बाकी पिगमेंट एल्जी के डिफरेंट ग्रुप्स में डिफर कर रहे हैं। सही। और जो मैंने अभी आपको हायर प्लांट्स में बताया, इसमें भी क्लोरोफिल ए तो लाजमी मौजूद है और कैरोटीन भी यहां पर मौजूद है। सही। अच्छा, एक क्लोरोफिल की और भी किस्म होती है, दैट इज नोन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है ये बैक्टीरिया में मौजूद है, बैक्टीरिया अदर देन साइनोबैक्टीरिया। याद रखो, जो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तो बैक्टीरिया अदर देन साइनोबैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो साइनोबैक्टीरिया के अलावा हैं, उनके पास आपको एक और टाइप का क्लोरोफिल मिलेगा। दैट क्लोरोफिल इज नोन एज बैक्टीरियो क्लोरोफिल, उसे कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अच्छा, अब मैं अगर आपसे सवाल ये पूछता हूं पिगमेंट की अकरेंस के लिहाज से, बताइए कि वो कौन सा पिगमेंट है जो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यकसा तौर पर मौजूद है। ठीक है, आपको अगर मैं ऑप्शन दूं कि क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, अच्छा, और बोथ या नन, तो विच पिगमेंट इज यूनिवर्सली फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स? कौन सा पिगमेंट है जो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर यकसा तौर पर मौजूद है? क्लोरोफिल ए या कैरोटीन या बोथ या नन? ऑल फोटोसिंथेटिक कैरोटीन होगा? नहीं बेटा, ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है जो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हो। सही है, ऐसा कोई भी पिगमेंट नहीं है। जैसे यहां पर भी यही सवाल दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, और अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, और उसको हमने इस तरह से पूछा है आपसे कि 1 and 2 ओनली, या 1 and 3, या 1, 2 and 3, या ऑल 1, 2 and 3 and 4, तो राइट आंसर क्या होगा? और जबकि एक ऑप्शन नन ऑफ देम भी है, सो द राइट आंसर इज नन ऑफ देम। नन ऑफ देम। वो क्यों भाई? वो इस वजह से कि अभी मैंने बैक्टीरियो क्लोरोफिल बताया जो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है।
अगर हम यहाँ पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के जगह यहाँ पर चेंज करें, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट वर्ड यूज कर लें, तो फिर आपको ये अगर ऑप्शन दिए जाएं तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? तो अब आपने क्लोरोफिल ए और कैरोटीन को याद करना है। 1 and 3 इज द राइट आंसर, 1 and 3। ठीक है भाई, तो ये आपने केयरफुल रहना है। अच्छा, तो हम पिगमेंट्स के मुतालिक बात कर रहे थे। देखिए पिगमेंट्स में ये आपने कलर्स याद रखने हैं, क्लोरोफिल ए और बी इनके ये कलर्स हैं, और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये इस तरह के कलर्स रखते हैं। केमिकल नेचर आप देख रहे हैं, क्लोरोफिल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इसके मुकाबले में जो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल हैं ये टर्पिनोइड टाइप के लिपिड्स होते हैं, दे बिलोंग टू द लिपिड। अगर चाहे ये जो क्लोरोफिल है ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है बट इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, और ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। सही, इनके फंक्शंस में क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी तमाम पिगमेंट्स को एक्सेसरी पिगमेंट्स का स्टेटस हासिल है। तो वाई क्लोरोफिल ए इज कॉल्ड नेसेसरी पिगमेंट, मैं अभी आपको आगे मैकेनिज्म के अंदर ये बात समझाता हूं कि ये नेसेसरी पिगमेंट क्यों कहलाता है। अच्छा, तो इनकी अगर हम केमिकल नेचर देख लें कि क्लोरोफिल की जो टाइप्स हैं उनमें किस तरह की केमिकल नेचर है उसको बयान करते हैं हम, लेकिन उससे पहले एक और आइडिया देख लीजिए कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये जो डिफरेंट आपको पिगमेंट्स बताए ना, दे हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हर एक पिगमेंट के अंदर लाइट एब्जॉर्ब करने की मुख्तलिफ सलाहियत है। सो अ ग्राफ दैट शोज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जैसे आपके सामने ये जो ग्राफ दिखाए जा रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, तो क्लोरोफिल ए ने इस लाइट को इतना एब्जॉर्ब किया, इसको इतना एब्जॉर्ब किया, इसको इतना। यहाँ पर आप देखिए अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन शो की गई है, यहाँ पर रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो इस तरह के ये जो ग्राफ्स होते हैं दे आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमें इस एब्जॉर्प्शन, ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है डिफरेंट पिगमेंट के, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि डिफरेंट पिगमेंट्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे आपको ये जो 3 मुख्तलिफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाएं, इनको आपने याद रखना है, इसके ऊपर सवालात बनते होते हैं। ये इनकी लेबलिंग याद रखें कि ये क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल बी और ये कैरोटीनॉइड। तो ये बहुत आसान इनको याद रखना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 ही आपने याद करने होंगे। तो आप देखो ज्यादा जो वेवलेंथ है वो कौन से रीजन की एब्जॉर्ब हो रही है, ये ब्लू पोर्शन ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है या रेड पोर्शन ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है? ऑब्वियसली ब्लू पोर्शन ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसी वजह से ब्लू इज मोर इफेक्टिव देन द रेड वन। और जबकि लीस्ट एब्जॉर्ब्ड रीजन कौन सा है, ये जो येलो और ग्रीन पोर्शन है, दिस इज लीस्ट एब्जॉर्ब्ड। येलो और ग्रीन है जी बिल्कुल, ये सबसे कम एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर आप इनके ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैंने पॉइंट आउट किए, इनको मजीद अगर हम डिटेल से पॉइंट आउट करें तो उसमें आप एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि चूंकि क्लोरोफिल ए और बी आपको ये ब्लू और रेड दोनों पोर्शन के अंदर एब्जॉर्प्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से मेन फोटो रिसेप्टर क्लोरोफिल ए और बी को कहा जाएगा एज कंपेयर टू कैरोटीनॉइड। विच वन आर द मेन फोटो रिसेप्टर्स? Main photoreceptors are chlorophyll A and B. Why? Because they show absorption in both effective portions of the light. रेड पोर्शन ज्यादा इफेक्टिव था और ब्लू ज्यादा था, और दोनों के अंदर आपको क्लोरोफिल ए और बी की एब्जॉर्प्शन नजर आ रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात आप देखिए कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं दे शो मोर एब्जॉर्प्शन इन वायलेट ब्लू पोर्शन, जिसकी रेंज ये है, आप इसको याद कर लीजिए, 400 to 470 नैनोमीटर। और इसके साथ साथ ऑरेंज रेड जो 630 to 660 नैनोमीटर वेवलेंथ है, तो इनको अच्छी तरह याद कर लें। और इसी तरह से आप ये कैरोटीनॉइड्स की भी एब्जॉर्ब्ड रेंज याद रख लें, 430 to 500, इनको आपको रटना पड़ेगा, ये फिगर्स अच्छी तरह से याद होनी चाहिए आपको। सही। अच्छा, तो अब ये जो डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसके हवाले से सवाल यूं पूछा जा सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबलिंग एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड्स टू द गिवन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और आपके सामने ये इस तरह से एक टेबल में डिफरेंट पिगमेंट्स शो किए हैं, तो बताइए ये Z, Y और X ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप गौर करें कि ये जो Z है ये कौन सा था, अभी मैंने समझाया था क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो Z में ये क्लोरोफिल ए इधर B और C में दिया हुआ है, यहां पर तो क्लोरोफिल बी दिया हुआ है, इसका मतलब है ना डेल्टा हो सकता है ना अल्फा हो सकता है। समझ आ रही बात बेटा? देखो ये जो ग्राफ है ना जेड वाला, ये है क्लोरोफिल ए का,
तो ये Z वाले कॉलम के अंदर देखो क्लोरोफिल ए इधर दिया हुआ और इधर, यानी बी और सी ऑप्शन में, जबकि ए और डी के अंदर क्लोरोफिल ए गिवन नहीं है, तो इन दोनों को तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। फिर देखो सर चार्ली जी, तो Y मस्ट बी क्लोरोफिल बी, तो Y जो है वो क्लोरोफिल बी होना चाहिए एंड दिस वन इज अ क्लोरोफिल बी। तो इस तरह से ये सी ऑप्शन ज्यादा सूट कर रहे हैं, सो द करेक्ट वन इज द सी ऑप्शन। ठीक है जी। अच्छा, तो इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का अगर हम स्ट्रक्चर रिव्यू करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि एमसीक्यूज की जीनत बन सकती है, आपने इनको भी याद रखना है। देखो, एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल केमिकली जो मैंने कहा था कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, इट हैज़ टू पार्ट्स। एक रीजन इसका हेड कहलाता है, दिस इज हेड ऑफ द क्लोरोफिल, जो कि कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग, जबकि दूसरा पोर्शन टेल्स पर मुश्तमिल है, ये हाइड्रोकार्बन टेल्स हैं। तो इसमें देखो क्लोरोफिल हेड की मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा था और टेल्स की, कि क्लोरोफिल हेड एक ही होता है, देयर इज ओनली वन क्लोरोफिल हेड, जबकि आपको टेल्स दो अदद मिलेंगी। वो कौन सी? वन ऑफ देम इज द लॉन्ग टेल, ये आपको लॉन्ग टेल नजर आ रही है, एंड द अदर इज शॉर्ट टेल, दिस वन इज द शॉर्ट टेल ऑफ द क्लोरोफिल एंड दिस वन इज द लॉन्ग टेल ऑफ द क्लोरोफिल, लॉन्ग टेल। तो टेल्स दो होंगी जबकि हेड एक ही है एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। मजीद आप देखिए कि हेड इज कंपोज्ड ऑफ पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन असल में ये 4 पायरोल रिंग्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। व्हाट इज अ पायरोल रिंग? एक्चुअली वन पायरोल रिंग इज अ 5 मेंबर रिंग, जैसे ये जो मैं यहां पर इंसल्कर कर रहा हूं, दिस इज अ पायरोल रिंग। एक पायरोल रिंग एक अदद नाइट्रोजन और 4 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। तो इस तरह का एक पायरोल रिंग आपको ये इस जगह पे नजर आ रहा है, एक पायरोल रिंग ये नजर आ रहा है, और इनको नंबरिंग की हुई है, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, दिस इज द थर्ड पायरोल रिंग, और उसके बाद फिर ये 4th पायरोल रिंग। तो इस तरह से 4 अदद पायरोल रिंग की कॉम्बिनेशन से, जो कि सेंटर में मैग्नीशियम के जरिए आपस में ज्वाइन करते हैं, अ कॉम्प्लेक्स रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म नोन एज पोरफायरिन रिंग। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द हेड। इस पोरफायरिन के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं जो डिफरेंट क्लोरोफिल में वेरी करते हैं। बहरहाल हेड की कंपोजिशन ये है, जबकि टेल्स में मैंने आपको बताया 2 टेल्स हैं। वन ऑफ द टेल विच इज लॉन्ग टेल, इट कंसिस्ट ऑफ फाइटोल प्लस प्रोपियोनिक एसिड। ये पोर्शन फाइटोल है, फाइटोल का फार्मूला होता है C20H39. So C20H39, this is a hydrocarbon chain which is present in the long tail. Along with hydrocarbon chain, ये फाइटोल के साथ यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड भी इस टेल का हिस्सा है, जबकि शॉर्ट टेल ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ मिथाइल ईस्टर। तो आपने ये इन टेल्स की कंपोजिशन भी याद रखनी है। फिर आप देखो कि हेड की प्रॉपर्टी होती है कि हेड इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, जबकि टेल्स आर एक्चुअली नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। असल में ये जो क्लोरोफिल का हेड होता है, ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सपोज्ड होगा या अंदर एम्बेडेड होगा? व्हाट डू यू थिंक? ये जो क्लोरोफिल का हेड है, ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन की वो जो लिपिड बायलेयर है उसकी सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड होगा या उसके अंदर लिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड होगा? आप क्या समझते हैं? अंदर होगा सर। ये अंदर नहीं हो सकता, ये अंदर नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफिलिक चीज होगी वो लिपिड बायलेयर के अंदर एम्बेडेड नहीं रह सकती। इट मस्ट बी एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जबकि ये जो टेल्स होती हैं दे आर एक्चुअली एम्बेडेड इनटू द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। देखो, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है ना, वो इस तरह से लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, और इसमें यही फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर। तो इसमें अब वो जो क्लोरोफिल हेड आपको मैं बता रहा हूँ, the chlorophyll head is actually exposed on the surface, whereas the tails of the chlorophylls are embedded into the bilayer. तो इसी वजह से मैंने टेल समझा। हाँ जी, तो इसी वजह से देखो ये जो क्लोरोफिल हेड है, दिस इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट, दिस इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल। अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, कहां पर लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो हेड रीजन है। और वेयर एज द टेल
इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू ये दरअसल एक एंकरिंग पार्ट है, इसकी वजह से क्लोरोफिल एंकर हो रहा है इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये एंकरिंग पार्ट होगा बेसिकली। ये क्लोरोफिल हेड और टेल के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे। इसमें आपने याद रखना है कि जो क्लोरोफिल ए और बी होता है ना, वो ये जो पोरफायरिन रिंग नंबर 2 है यहां पर डिफरेंशिएट हो रहा है। इस जगह पर अगर मिथाइल ग्रुप हो तो क्लोरोफिल ए और अल्डिहाइड हो तो क्लोरोफिल बी। जैसे हम यहां पर क्लोरोफिल, ये तो हो गया, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसमें क्लोरोफिल ए और बी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्लोरोफिल ए इसके सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, और दूसरी तरफ अभी क्लोरोफिल बी में आपको दिखाएंगे। क्लोरोफिल ए का फार्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, ये C55H72O5N4Mg, इसका स्लाइटली ब्लूश ग्रीन कलर होगा, और ये नेसेसरी पिगमेंट है क्योंकि लाइट जितनी भी डिफरेंट पिगमेंट एब्जॉर्ब होती है वो फाइनली क्लोरोफिल ए के पास पहुंचती है और ये फिर आगे उसको यूटिलाइज करवाता है। तो क्लोरोफिल बी में आप देखिए इसी सेकंड पायरोल रिंग के ऊपर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप की जगह अल्डिहाइड ने ले ली है, और फार्मूले में थोड़ा सा चेंज आ गया। ये फार्मूले भी आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में ये फार्मूला भी इनका पूछा जाता है, इनको आपने ज़रूर याद रखना है। अच्छा, येलोइश ग्रीन इन कलर है ये, और जबकि ये एक्सेसरी पिगमेंट है। याद रखो कि सिवाय क्लोरोफिल ए के बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। क्यों है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, तो अब कैरोटीनॉइड्स, आखिर में कैरोटीनॉइड्स, जी बेटा। सर ये जो हेड है ना उसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन में ये कौन सा ये बॉन्ड, इसको बता दें। जी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ज़रा सही तरह ज़ोर से बोलें। सर ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ना वो बता दें। जो मैग्नीशियम सेंटर में वो बॉन्ड्स, जी, तो ये मैग्नीशियम ने बिल्कुल मैग्नीशियम सेंटर के अंदर मौजूद है, और इसने ये इन चारों पायरोल रिंग्स को आपस में ज्वाइन किया हुआ है, और ये मैग्नीशियम यहाँ पर बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि ये इसी तरह का पोरफायरिन रिंग आपको हीमोग्लोबिन में भी मिलता है, वहां पर आयरन होगा इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये भी अक्सर पॉइंट पूछा जाता है, यहाँ पर इसका भी कंपैरिजन याद रखना है आपने। अच्छा, अब कैरोटीनॉइड्स में जो दो टाइप्स थी, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, तो इसमें ये कैरोटीन ऑरेंज रेड पिगमेंट है, इसके मुकाबले में ज़ेंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है। कैरोटीन इट इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, लेकिन ज़ेंथोफिल ये तमाम फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में नहीं है, क्योंकि एल्गी की डिफरेंट क्लासेस में ये नहीं होता, हायर प्लांट्स में अलबत्ता ये होगा। फिर देखो, द मोस्ट वाइड स्प्रेड और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैरोटीन इज द बीटा कैरोटीन, ये नेम आप याद कर लीजिए, और जबकि ज़ेंथोफिल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो ल्यूटेन है। अच्छा, इनके कॉमन फीचर्स अगर देखा जाए कि इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये तो आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताएं, तो कॉमन प्रॉपर्टीज में कि बोथ ऑफ देम आर आइसोप्रीनोइड, दे आर कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट्स, तो ये असल में टर्पीन टाइप के लिपिड्स हैं। बोथ ऑफ देम आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, यानी जो भी लाइट इनमें एब्जॉर्ब होगी कैरोटीनॉइड्स में, दैट लाइट इज ट्रांसमिटेड टू द क्लोरोफिल बी, और फिर क्लोरोफिल बी से ये लाइट एनर्जी अल्टीमेटली ट्रांसमिट होगी टू द क्लोरोफिल ए, और यहाँ से फिर रिएक्शन ड्राइव होगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो एक्साइट होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लो करना शुरू करेंगे। देयरफॉर क्लोरोफिल ए इज नेसेसरी, और बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। जी, तो इनमें देखिए इंक्रीज द ओवरऑल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द प्लांट, क्योंकि वो रीजन लाइट का जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं करते वो टू सम एक्सटेंट कैरोटीनॉइड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ब्रॉड कर रहे हैं, जो प्लांट का ओवरऑल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और इसी वजह से ये क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं, इसको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ओवर ऑक्सीडेशन, यानी अगर ये ना हो तो ऐसी सूरत में क्लोरोफिल बर्न हो सकता है, और इन्हीं की वजह से दरअसल प्लांट अट्रैक्टिव होते हैं और मुख्तलिफ इंसेक्ट्स और एनिमल्स उनको विजिट करते हैं। सो दे ऑल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन, क्योंकि इंसेक्ट और एनिमल्स वो पॉलिनेशन का सबब बनते हैं। सो ये इनके कॉमन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर भी सवालात बनेंगे।
जी, तो ये पिगमेंट्स जिनका हमने जिक्र किया, एक्चुअली दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स एंड दोज क्लस्टर्स आर कॉल्ड फोटोसिस्टम। एक फोटोसिस्टम में दो हिस्से होते हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स, दिस पार्ट इज कॉल्ड एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर तमाम पिगमेंट्स होंगे सिवाय क्लोरोफिल ए के, जबकि क्लोरोफिल ए इज लोकेटेड इन द रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर सेंट्रल रीजन है, जबकि एंटीना कॉम्प्लेक्स पेरिफेरल पोर्शन है। तो लाइट पहले ये एंटीना कॉम्प्लेक्स पर स्ट्राइक करती है और यहाँ से फिर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो करते जाते हैं और अल्टीमेटली ये सारी एनर्जी जब रिएक्शन सेंटर में एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे फ्लो करेंगे। तो इस तरह से ये फोटोसिस्टम काम कर रहा होता है। फोटोसिस्टम की दो टाइप्स आमतौर पर रिकग्नाइज की जाती हैं। वन ऑफ द टाइप ऑफ द फोटोसिस्टम इज नोन एज फोटोसिस्टम 1 और दूसरी टाइप को कहा जाएगा फोटोसिस्टम 2। The difference between these two photosystem is that in the reaction center photosystem 1 contains P700 or in the reaction center of photosystem 2 there is P680. Actually both of them are the types of chlorophyll A. ये दोनों किस चीज की टाइप्स हैं? टाइप ऑफ क्लोरोफिल ए हैं ये दोनों। और इनमें फर्क क्यों है, इसको नाम हमने ये क्यों दिया और ये क्यों दिया, असल में ये मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी दिखाई है हमने कि ये जो क्लोरोफिल ए की टाइप है ये मैक्सिमम 700 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है और ये मैक्सिमम 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है। वजह यह है कि फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोटीन्स मौजूद हैं उनकी वजह से इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी एब्जॉर्प्शन की वो डिफर कर जाती है इससे, क्योंकि यहाँ पर जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट हैं। सही, तो इस वजह से ये दोनों फोटोसिस्टम डिफरेंट कैपेसिटी शो कर रहे होते हैं। ये जो नाम आपने देखे ना 1 और 2, ये इनके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी की वजह से दिए गए। ये जो कि पहले डिस्कवर हुआ था इसको नाम 1 दे दिया, ये बाद में डिस्कवर हुआ तो इसको 2 दे दिया। तो इस तरह ये दो फोटोसिस्टम की टाइप्स हैं जो आपको हायर प्लांट्स में मिलेंगी। ठीक है जी, तो इसके साथ ही ये जो आज का लेक्चर है हमारा इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक जितने भी प्री रिक्विजिट्स थी फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए वो कंप्लीट हो गई हैं और अब हम आगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.